एवरीवन, वेलकम टू अलेंस हॉकी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियोस में मैंने एग्जांपल्स भी करवाए हुए हैं और क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ मैं करवाऊँगी, ये भी अच्छे से ही समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करना है, वो भी कर लेंगे, वो लास्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सॉल्यूशन नंबर 11 में हमें ये जो फंक्शन गिवन है इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन क्या है? x/√x+4 dx। अब हमें देखते ही लग रहा है कि √x+4 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। x को तो सिंपल है, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें सोचना पड़ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उसके सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो करते हैं और क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा सा फंक्शन मिल जाएगा लास्ट में, उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर √x+4 दिख रहा है, तो हम सोचेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि जो हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ फंक्शन दिखता है, कोई टर्म दिखता है, तो हम उसे क्या करते हैं, कुछ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट x+4 = t। हमने t ले लिया। अब t ले लिया, अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ मैं। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx की वैल्यू मिल जाएगी, वो है हमारे पास dt। ठीक है, तो एक टर्म तो ये आ गया और एक टर्म ये आ गया, है ना। बट अब मैं dx जब हम फाइंड करते थे लास्ट क्वेश्चंस में, आपने देखा होगा जब भी हम dx फाइंड करते थे तो हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आ जाता था कि जैसे एक्स्ट्रा टर्म है ना, जैसे ये x, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था। जैसे ही हम dx की वैल्यू पुट करते थे तो जो एक्स्ट्रा x के टर्म होते थे वो हमारे कैंसिल आउट हो जाते थे। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो आप डायरेक्टली देखना, x+4 के प्लेस पे t पुट करेंगे, कर दिया, और dx के प्लेस पे dt पुट कर देंगे। बट x तो ये रह जाएगा हमारा। तो जब x ये रह जाएगा तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, एक तो x आ गया और एक t आ गया। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं t के टर्म में। जैसे कि ये है ना, तो हम x की, ये तो हमारे प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वही हैं। ये स्टेप्स हमारे हर क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं कि पहले हम पुट करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करके अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो ईजिली इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक वेरिएबल ऐसा होगा जो कैंसिल नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं t के टर्म में। x = यहाँ से क्या आ जाएगा, t-4, ये आ गया। ठीक है, ये कहीं करना पड़ता है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत से आने लग जाएगा, बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देख लिया कि x के प्लेस पर तो हम क्या पुट करेंगे, t-4, √x+4 के प्लेस पे हम √t पुट कर देंगे और dx के प्लेस पे dt पुट कर देंगे, बस हो गया। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, अब x/√x+4 dx = क्या लिया है हमने, x के प्लेस पे हमने क्या आ गया हमारे पास, t-4 आ गया है। √x+4 के प्लेस पे √t आएगा, क्योंकि इसके प्लेस पे तो t है, तो √t आएगा। तो √t को हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन में, 1/2। ठीक है, मतलब t⁻1/2 t⁻½ है ना। और dx के प्लेस पे तो डायरेक्टली dt ही आएगा, वो लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे होगा, t/t⁻½ -4/t⁻½ और ये हो गया हमारे पास dt। हाँ, अब यहाँ पे पावर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो पावर पहले से 1 है, देख लो यहाँ पर ये तो 1 है, 1 - ½ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा,
1 माइनस हाफ तो 2 माइनस 1/2 ये आएगा। कितना आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया t⁻½ dt। सेपरेट भी कर लिया दोनों फंक्शंस को। 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर लिख लिया। ठीक है, ये t⁻, लेकर आएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा t⁻⁻½ और dt। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जनरल से सिंपल सा जो फार्मूला था, नॉर्मल जनरल इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हमारा क्या है, x⁻n dx इज इक्वल टू क्या होता था x⁻n+1/n+1 + c। जनरल फार्मूला है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। बट यहाँ x है, dx है, यहाँ t है, यहाँ dt है, कोई इफेक्ट नहीं है, वेरिएबल्स अलग हैं, फार्मूला सेम अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब t⁻½ है, हाफ प्लस 1, t⁻½ + 1 आएगा और अपॉन में भी हाफ प्लस 1 आएगा, -4। और यहाँ क्या आ जाएगा t⁻⁻½ + 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आता ही है ना। क्यों आता है ये मैंने बताया हुआ है, आपको पता होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा t⁻3/2 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा अब 3/2 -4 तो पहले से ही है, यहाँ पर आ जाएगा t⁻½ आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगा 1/2 + c। अब क्या करेंगे, अब हम 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं। t⁻3/2 आया, -4 है तो 4 2 = 8 हो जाएगा, t⁻½ + c ये आ गया, है ना। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट क्या करना, हमने देखा कि हमारे पास हमने इंटीग्रेट कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। बट आंसर t के फॉर्म में आ रहा है और क्वेश्चन हमें x के फॉर्म में गिवन है, तो हमने आंसर भी किस फॉर्म में लाना होता है, x के फॉर्म में ही लाना होता है। ठीक है, तो हम आंसर को x के फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे पुट कर देंगे, जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में उसको दोबारा से रख देंगे। ठीक है, तो फिर आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2/3। t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू हमने ली थी ना x+4, तो बस x+4⁻³ -8, t यहाँ पर भी x+4⁻½ + c ये आ गया। ठीक है, आंसर हमारा यही है। ठीक है, ये फंक्शन था, आपने देखा होगा, बहुत इजीली सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, बट एनसीईआरटी में आंसर ये नहीं गिवन। ठीक है, आंसर तो हमारा यही है। एनसीईआरटी में क्या किया गया, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लिया गया, आंसर यही है। ठीक है, बट इसको और कैलकुलेट करके आंसर गिवन है, तो कोई नहीं, हम और कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको दिख रहा है x+4, अगर मैं सिर्फ इन दोनों टर्म्स की बात करूँ, ये तो हमारा कांस्टेंट है। इससे अगर कुछ भी कांस्टेंट कॉमन आ भी जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी, वो c ही रहेगा, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है x+4 और x+4 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x+4 हमने कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा 2/3। ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली हमारा सिंपली क्या रह जाएगा, हमारा x+4 रह जाएगा, यहाँ पर x+4 रह जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ना, देखना 3/2 -हाफ कर देंगे ना, तो क्या आएगा आपका 1 ही तो आएगा, 1 बचेगा, मतलब x+4 की पावर 1, x+4⁻1 आएगा, तो एज इट इज़ लिख लिया। और ये टर्म तो x+4/½ लिया है कॉमन। ठीक है, तो x+4/½ कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो ये आ गया, और ये हाफ कॉमन लिया, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपल 8 रह जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, c आ गया हमारा। ठीक है, अब बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x+4⁻², यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 8, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया ना, 2x + 8 और ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 + c। ठीक है, ये हो गया। अब x+4⁻½ और यहाँ से
2x और यहाँ से 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -16 और हमारे यहाँ पर क्या है 3 है पहले से, ये c तो है ही हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट। और फिर x+4 रेज़ टू पावर हाफ। कैलकुलेट तो आप लोग कर लेंगे, पता है मुझे, बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, इस टर्म से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, इस टर्म से आएगा 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 8 अपॉन 3 तो है ही पहले से और प्लस c। बस आंसर आ गया हमारा, है ना। ऐसे ही गिवन है एनसीईआरटी में 2/3 √x+4 इंटू x - 8 प्लस c। दिस इज़ द आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, बट मैं सभी स्टेप्स करवाती हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं अब देखते हैं कि हमने सॉल्व करा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या किया है हमने। जर्नल सिंपल ये लिया है, ये फंक्शन था, हम पुट करते हैं, टी पुट किया, फिर हमने देख लिया कि हमारे पास ये एक्स एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो हमने एक्स की वैल्यू ले ली टी के टर्म में, वो लिख ली, ठीक है। सबको लिखते गए और फिर सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यू। हमने टी ले लिया था, फिर टी एलिमिनेट नहीं, वो एक्स एलिमिनेट नहीं हो रहा था, हमने देखा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने प्रॉपर समझाया हुआ था, है ना। तो हमने ये सभी की टी की वैल्यू, ये मतलब x+4 के प्लेस पे हमने टी पुट करना है, x के प्लेस पे t-4 और dx के प्लेस पे dt। बस इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। और यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। आंसर ये भी, मतलब ये क्या, ये तो टी के फॉर्म में है, टी के फॉर्म में तो देना नहीं होता, ठीक है। हमने तो एक्स के फॉर्म में देना होता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो हमने एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको। आंसर हमारा ये भी सही है, बट एनसीईआरटी में कैलकुलेट करके दिया गया है, तो बस वही कैलकुलेट मैंने भी कर लिया, और आप भी कैलकुलेट करेंगे तो आप भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, आराम से, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब सॉल्यूशन नंबर 12 में हमने ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है ना। तो फिर से हमने क्या करना होता है, कुछ वैल्यू पुट करनी होती है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। तो जब भी कुछ अजीब सा दिखे कि हाँ इसको इंटीग्रेट कैसे करें, समथिंग ऐसा कुछ, तो दिमाग में आ ही जाता है आपको तुरंत से, आपको भी दिमाग में, माइंड में तुरंत से आ रहा होगा कि x³ - 1 को हम अगर t ले लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है, पुट क्या करते हैं, x³ - 1 इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, t ले लिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -1 का तो 0 हो जाएगा, लिख नहीं रही हूँ। t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, यहाँ से हमने dx की वैल्यू मिल जाएगी, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/3x², ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का है, क्योंकि अभी हमने पुराने क्वेश्चंस जो किए थे, पुराने मतलब 1 से लेकर जो 10th तक किए थे, वो ईज़िली सॉल्व हो जा रहे थे। ये भी ईज़िली ही सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा सोचना है, समझना है, वो आप करेंगे आपको भी समझ आ जाएगा। बट मैं बता रही हूँ तो मैं अपना पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं, x³ - 1 के प्लेस पे तो हम t पुट कर देंगे, तो ये टर्म तो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। dx के प्लेस पे हम dt/3x² पुट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ x⁵ रह गया ना, x⁵ रह क्या गया। चलो हम ये कहते हैं कि अगर हम dx के प्लेस पे dt/3x² पुट करेंगे तो यहाँ पे कितनी पावर रह जाएगी, x⁵ रह जाएगी, ठीक है। x⁵ रह जाएगी, बाकी x² तो कैंसिल हो ही जाएगा इससे, समझ गए। तो अब फिर से हमारे पास, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वैसे ही कंडीशन यहाँ भी आ रही है कि अगर यहाँ x रह जाएगा, मतलब यहाँ x³ रह जाएगा, यहाँ t आ गया, यहाँ dt आ जाएगा, बट यहाँ 2 वेरिएबल हो गए ना, तो कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। t के टर्म में x³ की वैल्यू निकालेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन में x था हमारे पास, तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, बट यहाँ पर हमारा x³ रह रहा है ना, क्यों, क्योंकि x² तो कैंसिल हो जाएगा, x³ बचेगा यहाँ पर। तो x³ की वैल्यू निकाल देते हैं t के टर्म में, तो x³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t+1। बस क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व ही हो गया, समझ लो, ठीक है। अब देख रहे हैं x³ - 1 इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, फिर dx के प्लेस पे dt/3x² पुट करेंगे, तो यहाँ से तो x² कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ x³ बचेगा, तो उस जो x³ यहाँ पर बचेगा उसके प्लेस पे हम t+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
फिर हमने अब क्या करना होता है, हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ एक्स क्यूब माइनस वन, 1/3 है इस पे पावर, एक्स रेज़ टू पावर 5 को मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ये है पूरा टर्म हमारे पास। यस और नो, इज इक्वल टू यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए नीचे लगा लेती हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो एक्स क्यूब -1 के प्लेस पे क्या आना है, एक्स क्यूब -1 के प्लेस पे तो टी आना है। ठीक है, टी लिख दिया। टी रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। यस और नो। ठीक है, एक्स क्यूब के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब के प्लेस पे आ जाएगा t+1, वो लिख दिया। एक्स स्क्वायर को अभी हम एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, क्यों, वो हम कर सकते हैं लेकिन मैं प्रॉपर ही करवाती हूँ। ठीक है, डी एक्स के प्लेस पे dt/3x² पुट करेंगे, तो आपने देखा कि हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सभी टर्म्स किसके हैं, टी के फॉर्म में ही हैं। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, टी रेज़ टू पावर 1/3 t+1 dt, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, टी का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ से आ जाएगा 1/3, देखिए 1/3 + 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर 4/3 आ जाएगा। यस और नो, देखो यहाँ से 1/3 + 1 तो कितना आ जाएगा, 4/3, ये आ गया dt। ठीक है, प्लस 1/3, सेपरेट कर लिए टर्म्स। ठीक है, सेपरेट कर लिए तो यहाँ पर तो सिंपली आ जाएगा टी रेज़ टू पावर 1/3, क्योंकि यहाँ 1 है, dt। हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स रेज़ टू पावर n, dx इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 + c। बस इसको यूज़ कर लेंगे। अब तो आ ही गया होगा बहुत आराम से समझ। ठीक है, तो 1/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास टी रेज़ टू पावर 4/3 + 1 कितना आएगा, 7/3 आ जाएगा ना। देखो 4/3 + 1 होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 4 + 3/3, तो 7/3 आया, और यहाँ पर भी 7/3 आ गया। ओके, प्लस 1/3 यहाँ पर क्या है, 1/3 + 1, 1/3 + 1 कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो टी रेज़ टू पावर 4/3 अपॉन 4/3। ठीक है, 4/3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आता ही है। अब आप देख रहे हैं 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या यहाँ बच गया, सिंपल 1/7 टी रेज़ टू पावर 7/3 प्लस यहाँ पर बचा है हमारे पास 1/4 टी रेज़ टू पावर 4/3 प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया। अब आंसर तो हमने टी के फॉर्म में नहीं देना होता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें एक्स के फॉर्म में गिवन था। येस और नो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो आंसर भी हमने क्या एक्स के फॉर्म में ही देना होगा। तो जो हमने किया था, जो हमने पुट किया था उसको दोबारा से पुट कर देंगे। तो 1/7 टी के प्लेस पे क्या लिया था, x³ -1, वही पुट कर देंगे, x³ -1 7/3 प्लस 1/4, फिर से टी के प्लेस पे क्या है, x³ -1 रेज़ टू पावर 4/3। यस और नो। ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखा, ये क्वेश्चन था, अजीब सा देखने में लग रहा था, बट हमने स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप करते गए, तो हमें आंसर मिल गया, बहुत आराम से मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, देखिए x³ -1 के प्लेस पे t ले लिया था, डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू dt/3x² मिल गया था, बट x³ रह रहा था हमारे इस टर्म से, तो हमने क्या किया, यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल दी थी t के टर्म्स में। बस इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया था। ठीक है, यहाँ जैसे ही हमने पुट किया इसको, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर पुट किया, देखो मैंने ब्रेक भी कर लिया था इसीलिए, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। x⁵ को x³ × x² में ब्रेक कर लिया था, फिर हम बस सभी वैल्यूज़ पुट करी, देखा आपने काटा, बस यहाँ से तो कैलकुलेशन है, यहाँ तो सिंपली कैलकुलेशन है, ये तो आप बहुत आराम से कर लेंगे और आपको समझ आ गया होगा बहुत आराम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब रेज टू पावर 3 गिवन, मतलब ये पूरा टर्म है, इसकी पावर 3 गिवन है एंड dx। ठीक है, अब हमें देखते ही पता चल गया, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए ना, इस वीडियो के 2 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तब भी आपको समझ आने लग गया होगा, है ना। तो देखते, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो देखिए, अब देखिए ये वाला टर्म आपको दिख रहा है कुछ अजीब सा कि हाँ इसके प्लेस पे अगर हम t ले लेंगे तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और अब आपको देखते ही पता, ये भी चलो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है वही पुट करते हैं, जो हमारे दिमाग में तुरंत देखते ही आ गया कि हाँ इसको हम t ले सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस हम वही करेंगे, जो माइंड में आएगा बस वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पुट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाना है, 3 तो पहले से ही है, इस मतलब 3 तो है ही, चलो कर लेते हैं, 3 है पहले से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन dx, है ना। तो हमारे यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन 9x²। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, आप इसके प्लेस पे तो t पुट कर देंगे आराम से, और dx के प्लेस पे आप dt अपॉन 9x² पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आप dx के प्लेस पे dt अपॉन 9x² पुट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा x² लिखा है ये कैंसिल हो जाएगा। देखा, अभी तक लास्ट जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारा x के कुछ टर्म्स रह जा रहे थे, तो वहाँ पर मैं वैल्यू निकाल रही थी उस x की t के टर्म में, उसको पुट कर रही थी, 3 वैल्यूज़ पुट किए हैं। बट अब क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही होते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा टर्म होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो x² है एक्स्ट्रा वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में सिंपल t का ही फॉर्म बचेगा। बस हो गए क्वेश्चन आराम से। अब तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 + 3x क्यूब dx इज इक्वल टू x² एज इट इज़ लिखा रहने देंगे अभी। ठीक है, इसके प्लेस पे हमने t पुट किया, इसके प्लेस पे पावर तो इसकी 3 है वो लिख ली। ठीक है, अब dx के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, dt अपॉन 9x² वो पुट कर दिया। आप देख रहे हैं कि हमारा ये वाला x² और ये वाला x² कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे 1/9, इंटीग्रेशन का साइन आएगा 1/t³ dt आ गया। अब ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं पता ना हमें, तो हम क्या करेंगे, 1/9 सिंपल और t⁻³ -3 dt कर दिया। और जनरल फार्मूला हमारे पास तो है ही x⁻n dx वाला, तो क्या हो जाएगा, x⁻n+1/n+1 + c। बस यूज़ कर लेंगे हम, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1/9 और यहाँ पर आ जाएगा t⁻³ -3 + 1 अपॉन आएगा -3 + 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आता ही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास -2 बचेगा, -2 आएगा, यहाँ से -2 आएगा और यहाँ 9 पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/18, यस और नो। और यहाँ पर हो जाएगा t-2 t⁻² + c। अब t⁻² को हम माइनस में क्यों लिखेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे उसको, तो -1/18 t² + c ये लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो t में तो आंसर देना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो हमें x के फॉर्म में गिवन था, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से t की जो वैल्यू हमने ली थी ना उसको पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1/18। ठीक है, -1/18 t² के प्लेस पे t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2 + 3x³ और t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, +c आ गया। दिस इज़ द आंसर। देखा आपने, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये तो इसलिए आराम से हो गया क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा x था वो भी एलिमिनेट हो रहा था, dt के मतलब dx की वैल्यू पुट करने पे हमारा x² भी एलिमिनेट हो गया। बस हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना था फिर से एक बार बता देते हैं।
हमने इसको टी ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके हम डी एक्स की वैल्यू निकाल दी डी टी के टर्म में। बस इस क्वेश्चन को लिखा और इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर लिखा, जो जो किया था। एक्स स्क्वायर को तो हमने कुछ किया ही नहीं था, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने दिया। इसका हमने टी लिया था, टी पुट कर दिया। इस पे होल क्यूब था तो टी पर भी होल क्यूब मतलब क्यूब आ गया, ठीक है, पावर 3 आ गई। डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन 9x स्क्वायर लिख लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बस यहाँ तो जनरल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं आप सॉल्यूशन नंबर 14। हाँ जी, तो सॉल्यूशन नंबर 14 में हमने ये फंक्शन गिवन है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन है हमारा 1/x log x रेज़ टू पावर m dx। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा कि log x रेज़ टू पावर m है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो हम क्या करेंगे, इसको ही टी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड स्टेप सभी सेम है, बाकी कैलकुलेशंस तो हर क्वेश्चन में अलग होती ही है, कैलकुलेशन तो सेम नहीं हो सकती ना ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू, हमने क्या पुट कर दिया, टी। अब हम फिर सेकंड क्या होता है स्टेप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x, ठीक है। और t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इंटू dt। बस ये आ गया और ये आ गया, हमने पुट कर देना है। अब हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है हमारे पास एक x दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे बट हमें ये भी दिख रहा है कि अगर हम dx की वैल्यू पुट करेंगे ना dt के फॉर्म में, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा x है ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इससे दिख रहा है ना साफ साफ। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में नहीं हो रहा था कैंसिल डायरेक्टली, तो हमने उसको करने की टेक्निक बताई थी मैंने आपको कि कैसे कैंसिल होगा, ठीक है। कैंसिल किया था हमने, वैल्यूज़ ले ली थी, ठीक है। एक्स जो भी एक्स बच रहा था उसकी वैल्यू ले ली थी टी के टर्म में, उसको पुट किया था, है ना। बट अभी आपने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 किया एंड क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो एक्स्ट्रा एक्स है बचा हुआ वो हमारा कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हम डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ करना ही नहीं है अब, बस ये भी बहुत आराम से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, 1/x log x रेज़ टू पावर m dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 1/x तो लिखा रहने देते हैं। अभी मैं कैंसिल डायरेक्टली भी मैंने बताया हुआ है, स्टार्टिंग के जब क्वेश्चंस बताए थे तब बताया हुआ था मैंने कि आप 1/x की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। dx/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी डायरेक्टली, वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे सही लगे वैसे करें, ठीक है। तो log x क्या है हमारा, t है, t रेज़ टू पावर m है, क्योंकि log x की पावर m थी तो t की पावर m आ गई, लिख लिया। dx के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, dx के प्लेस पे हमने पुट करना है x इंटू dt, कर दिया, बस सॉल्व हो गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंपल 1/t रेज़ टू पावर m dt। अब ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, t रेज़ टू पावर -m dt कर देंगे। बस जनरल फार्मूला आप तो याद हो गया होगा, मैं बार बार लिखती हूँ, इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको लर्न हो जाए, और मुझे लगता है कि आपको अब लर्न हो गया होगा, ठीक है, +c, है ना। तो बस अब हम जैसे ये जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे तो t रेज़ टू पावर -m+1 आएगा, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, अपॉन में भी -m+1 आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आता ही है, वो लिख लिया। अब हमने t में तो आंसर देना नहीं है, हम x के फॉर्म में ही आंसर देते हैं। क्यों देते हैं पता ही है आपको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में है ना। तो t की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू क्या है, log x है, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया log x रेज़ टू पावर 1 -m लिख देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा ना देखने में, बात तो -m+1 सेम ही है, बट देखने में थोड़ा सा सही लगेगा ना, तो इसलिए पहले पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव साइन, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ये तो इजी था, मतलब जो स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चंस किए थे वैसे ही था ये, सेम बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं था। हमने dx इज इक्वल टू टी ले लिया, मतलब log x इज इक्वल टू टी ले लिया था, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू x dt मिला, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करी, जो एक्स्ट्रा ये 1/x था वो कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लिया जनरल फार्मूले से, फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब सॉल्यूशन नंबर 15 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन है x अपॉन 9 माइनस 4x²। ये फंक्शन है। अब हमें देखते ही पता चल रहा होगा, अब तो आपको बहुत आराम से समझ आने लग गया होगा कि इसके प्लेस में हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। ठीक है, पुट 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू टी। फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे 9 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ मैं। ठीक है, माइनस 4x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 तो पहले से ही है, 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। यस और नो। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी होती है dt के टर्म में, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन -8x। हो गया। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर t पुट कर देना है और dx के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। और आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि t के आप इस टर्म के प्लेस पे तो t पुट कर देंगे, ठीक है, और dx के प्लेस पे जैसे ही आप dt अपॉन -8x पुट करेंगे ना, तो आपका ये जो x है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले x से। हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी x का एक्स्ट्रा टर्म नहीं बचा, जैसे कि स्टार्टिंग के हमारे पास 2 क्वेश्चंस में रह रहा था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी है। नाउ अब क्या करेंगे, x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x तो एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करती हूँ, लिखती हूँ प्रॉपर, उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब इसके प्लेस पे तो हमारा t आ जाएगा, हमने t लिख लिया। dx के प्लेस पे क्या आ रहा है, dt अपॉन -8x ये आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया ताकि आपको माइनस ना लग जाए, मल्टीप्लिकेशन में आइए इसके साथ। ठीक है, तो ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या बचा है, -1/8 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। यहाँ आया 1/t dt। अब ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log t प्लस c ये होता है। बस यहाँ 1/t dt है और यहाँ पर यहाँ x लिखना था, कोई बात नहीं। यहाँ जनरल फॉर्मूला हमारा 1/x dx इज इक्वल टू log x होता है ना, मैं जल्दी में t लिख गई, कोई बात नहीं, उस वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फॉर्मूला बस माइंड में होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, माइंड में पुट कर देंगे तो -1/8 ये क्या हो गया हमारे पास, log t प्लस c। ठीक है, तो -1/8 log t। अब t जो हमने लिया था उसको पुट कर देंगे, क्योंकि आंसर तो हमने x के फॉर्म में ही देना होता है ना। तो क्या हो गया, log 9 माइनस 4x² प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, हमने क्या इसको t लिया था, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके ये जो टर्म्स थे हमने इनमें सबको कन्वर्ट कर लिया t के फॉर्म में, x को t में और dx को dt में, और बस वो वैल्यू पुट करी, फिर फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने अपना इंटीग्रेशन का जो हमें पता था आराम से, और हमारा ये आंसर आ गया। आपने देखा क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो गए, 5 क्वेश्चंस हो गए। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनको भी बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे वो भी। ठीक है, तो उनको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।